हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस मैंने क्वेश्चन का फिगर बना दिया। मैं आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर हम सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सीलिंग से एक बॉब कनेक्टेड है, इसका मास m है और उस पर चार्ज q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस बॉब पर अगर चार्ज q है और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो हम जान रहे हैं कि फोर्स इस पर लगेगा क्यू ई, वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगेगा। तो ये बॉब यहाँ उठ गया। अब देखिए ये बॉब जो है यहाँ पर आकर रुक गया। रुकने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इस पर कोई अपोजिंग फोर्स और लग रहा होगा जो कि क्यू ई को बैलेंस कर रहा होगा। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए तो ये फोर्स तो हम वैसे भी जान रहे हैं कि जब ये स्ट्रिंग है तो इस पर टेंशन फोर्स ही लग रहा होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ एल दी हुई है, इस बॉब का मास एम दिया हुआ है, इस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जब भी इस तरह का फोर्स आता है हम हमेशा फोर्स को रिजॉल्व करते हैं और बैलेंस करते हैं, वहाँ से इक्वेशन पाते हैं। तो देखिए इस पर इधर फोर्स टी लग रहा है, यहाँ एंगल थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। हम रिजॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, उस बॉब पर इस, जैसे इस लाइन से ये थीटा बना रहा है तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे और ये अल्टरनेट एंगल बराबर थे तो थीटा यहाँ भी हो जाएगा, तब रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टेंशन इधर लग रहा है तो टी कॉस थीटा ऊपर लगेगा और टी साइन थीटा लेफ्ट में लगेगा, और क्यू ई फोर्स जो था वो राइट में लग रहा था। तो हम यहाँ से देख रहे हैं टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा क्यू ई को बैलेंस करेगा। तो हम इक्वेशन बना लेंगे टी कॉस थीटा इक्वस टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वस टू क्यू ई। तो उसके बाद डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा हो जाएगा क्यू ई बाई एम जी। तो थीटा की वैल्यू हमें, इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी कि ये थीटा कितना होगा। तो थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स में हम हमेशा फोर्स को ही बैलेंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक पार्टिकल है, ठीक, उसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और u इससे ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए उससे हमने प्रोजेक्ट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड है। हमें निकालना क्या है इसमें, हॉरिजेंटल रेंज, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अगर कोई वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो हम जी इफेक्टिव निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसमें तो सिर्फ जी ही एक्सलेशन नहीं रह गया, अब इस पर एक क्यू ई फोर्स भी लग रहा होगा, क्यू ई फोर्स की वजह से इस पर एक्सलरेशन भी एक नया आ रहा होगा। तो हम उससे जी इफेक्टिव निकालेंगे। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एक तो एम जी का जी लग रहा होगा इस पर एक्सलरेशन, और एक इस फोर्स की वजह से क्यू ई बाई एम, फोर्स इस पार्टिकल पर यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, क्यू ई फोर्स लग रहा होगा क्योंकि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा, क्यू ई। तो हम एक्सलेशन कैसे निकाल लेंगे, क्यू ई बाई एम, ठीक। तो नेट जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस क्यू ई बाई एम, दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या देगा, नेट एक्सेलरेशन। तो जी इफेक्टिव निकल गया। अब हम हॉरिजेंटल रेंज निकालते हैं। तो हॉरिजेंटल रेंज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा। तो यू कॉस थीटा इंटू टी, हम टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं, टू यू साइन थीटा बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव हमने निकाल लिया है, जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। फिर हॉरिजेंटल रेंज हम यू कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो इससे हम लोग हॉरिजेंटल रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग जी इफेक्टिव निकालते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो इस तरह ही आंसर रहता है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि जी को बहुत कम मान लेते हैं तो उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ ये जो नया एक्सेलरेशन आ रहा है क्यू ई बाई एम, इसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल है, दो हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, ठीक, और इन हॉरिजेंटल प्लेट्स में वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर, और इस प्लेट्स की लेंथ एल है, इस प्लेट की भी लेंथ एल है, और इन दोनों के बीच का गैप जो है वो डी डिस्टेंस है, और एक पार्टिकल को हम लोग सेंटर में रखे हैं डी बाई टू पे, और इसको हमने सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी है यू। तो हमें इसमें ये निकालना है कि कितनी मैक्सिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू दिया जाए कि ये इससे बाहर ना जा पाए, इस प्लेट से बाहर ना जा पाए। तो बाहर ना जा पाए का मतलब क्या हुआ कि एकदम लास्ट में यहाँ पर आकर ये पार्टिकल यहाँ पर आके गिर जाए, मतलब एकदम लास्ट में।
तभी तो बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? अब देखिए, इस पुराने वाले मेथड से तो हम जी इफेक्टिव निकाल सकते थे, लेकिन अगर इसका आंसर्स देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो जी को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम मानेंगे सिर्फ क्यू ई बाई एम मानेंगे, ठीक। तो आइए हम देखते हैं कि इसको पहले सॉल्व कैसे करना है। इसका अप्रोच ये है कि पहले आप हॉरिजेंटल उसमें मोशन देख लीजिए इसका कैसा रहा है। तो हॉरिजेंटली इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने यू मानी थी, तो हमें टाइम टेकन निकालना है कि इस पूरे प्लेट को यहाँ तक कवर करने में उसे आखिर टाइम कितना लगेगा। तो टाइम टेकन लग जाएगा एल बाई यू, क्योंकि इसकी डिस्टेंस एल है और वेलोसिटी हॉरिजेंटल यू है, तो एल बाई यू निकल गया। और वर्टिकली मोशन में देखिए एल बाई यू इसलिए क्योंकि हम जान रहे हैं हॉरिजेंटल मोशन में इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो हॉरिजेंटल मोशन में अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एल बाई यू हो रहा है। लेकिन वर्टिकल मोशन में इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल पर, क्यू ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो इसके पास एक नया एक्सेलरेशन आ गया होगा क्यू ई बाई एम, ठीक। तो अब हम वर्टिकल मोशन का लिखेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ से एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसमें u जो है वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि हमने इनिशियली इसको वेलोसिटी हॉरिजेंटल दी थी ना कि वर्टिकल, इसलिए वर्टिकल मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो वही इतना डिस्टेंस तो इसका d बाई टू है, तो d बाई टू एस इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, और टाइम हमने देख लिया था यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा था एल बाई यू, तो एल बाई यू का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे रूट क्यू ई एल स्क्वायर बाई एम डी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दिया हुआ है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उस पर चार्ज q है और ये वॉल है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था कि ये ब्लॉक मतलब जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा, यहाँ कोलिजन होगा, तो जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ फिर आने तक का टाइम, पूरा टाइम, वही होगा इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो अच्छा, तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक की टाइम निकाल लें, फिर उसी का डबल कर देंगे तो वो टाइम पीरियड ऑफ मोशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसे जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी। तो एनर्जी कंजर्व है, तो ना इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा ना किसी में, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा आने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में परफेक्टली इलास्टिक नहीं दिया होता तब हम ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब हमें नहीं पता रहता कि यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लग रहा है क्या आने में भी उतना समय लगेगा, नहीं पता, क्योंकि वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो वहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक। इस क्वेश्चन में परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ है। तब हम पहले टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन है तो वही न्यूटन सेकंड लॉ निकालेंगे, एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू यहाँ भी ज़ीरो है। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें पता ही है एल। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन हम जान रहे कैसे लगेगा, क्योंकि इस पर क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स तो क्यू ई लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम हो गया। और न्यूटन सेकंड लॉ से हम निकालेंगे एल इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे रूट टू एल बाई ए, एक्सेलरेशन निकाल चुके थे क्यू ई बाई एम, तो हमें टाइम पता चल गया रूट टू एल एम बाई क्यू ई, ठीक है। अब पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा, इसी टाइम का डबल, इतना इतना इस तरफ भी आने में समय लगेगा, तो डबल कर दिए तो हो जाएगा टू अंडर रूट टू एल एम बाई क्यू ई, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन हम ऐसे ही निकालते हैं टोटल टाइम, तो यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकाल लिए।